हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नीट के लिए स्पेशल सीरीज पे काम कर रहे हैं और आज के सीरीज में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है ये क्रैश कोर्स का सीरीज मैं चला रहा हूं, तो हम आपको बहुत सारा कंसेप्ट तो राइट करते हैं, लेकिन फोकस सीधे है कि आपको मैं कम से कम समय में एक्चुअल बात बता के आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लूं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ थ्योरेटिकल बात हम बोलेंगे, आप याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं रहे, वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर दिक्कत हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको वीडियो को पॉज करके आप क्या करिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा मेरे लैंग्वेज को। टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले स्पेक्ट्रम के बारे में 3 बात जो मैं बोल रहा हूं आप मैन्युअली सुनिएगा, क्योंकि ये तीनों भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। एक लाइन आपसे अगर आता ऑप्शन कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या, ऑप्शन देगा लाइन स्पेक्ट्रम, फाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन फाइन अगर टर्म रहे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर? चलिए दूसरी बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर टर्म आता है तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। आप कहोगे कि ये तो हाइड्रोजन गैस के रूप में मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को एनर्जी दिया जाता है वो मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट होता है एटम में, और एटम से ये स्पेक्ट्रम मिलता है, इसलिए नाम पड़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और दूसरी बात, तीसरी बात कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का टाइप होता है इमिशन, एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। यानी आप याद रखिएगा, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए 3 बहुत ही पॉपुलर ऑब्जेक्टिव, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इमिशन स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब आइए स्पेक्ट्रम होता क्या है थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। कहते डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस है उसको आप एनर्जी सप्लाई करो, जब एनर्जी सप्लाई करोगे तो वह गैसियस मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एटम में। गौर से सुनेंगे, गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया एटम में, उसको और एनर्जी देंगे, और एनर्जी देंगे। जब और एनर्जी दोगे तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और वो अपवार्ड ट्रांजिशन करेगा। अभी एब्जॉर्ब कर रहा है, अपवार्ड ट्रांजिशन करेगा। कोई किसी, अब ये डिपेंड करेगा कि कौन एटम कितना एनर्जी लेगा। कोई कम एनर्जी लेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दूसरा में जाएगा, और ज्यादा लेगा तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, डॉट 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 इनफिनिट तक की आप बात सोच सकते। फिर से सुनो, हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में है, हमने एनर्जी दिया, गैसेस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया एटम में, एटम का इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लिया और वो अपवार्ड ट्रांजिशन किया 2 3 4 5 6 डॉट 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 डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब। ये किसका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में अपवार्ड गया वो डिपेंड करेगा कितना एनर्जी को अब्सॉर्ब। क्लियर है? जब आप एनर्जी सप्लाई को स्टॉप कर तो जो अपवार्ड इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 में, जिसको हम लोग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये अनस्टेबल होता है। आप जब एनर्जी सप्लाई बंद कर दोगे तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो रिटर्न आना शुरू करेगा किधर की ओर, टुवर्ड्स ग्राउंड स्टेट, बिकॉज ग्राउंड स्टेट इज लोएस्ट एनर्जी स्टेट एंड स्टेबल स्टेट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन अप डाउनवर्ड आने लगेगा तो डाउनवर्ड आने के दौरान वो एनर्जी को इमिट करेगा। उसी इमिटेड एनर्जी से आपको लाइन मिलेगा, यानी उसको जब आप स्पेक्ट्रम फॉर्म में लाएंगे तो बहुत सारा लाइन मिलेगा, और उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो, आने के दौरान आया, एनर्जी इमिट किया, इसलिए नाम पड़ा इमिशन स्पेक्ट्रम। एटम से आया, नाम पड़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। उससे बहुत सारा लाइन आता है तो लाइन स्पेक्ट्रम। कंसेप्ट अगर आपको दोबारा सुनना हो वीडियो को पॉज कीजिएगा और सुनिएगा। लेकिन आप आइए, 3 ऑब्जेक्टिव दिमाग पे जरूर रखना। फिर से बोल दो, लाइन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये जब लाइन की बात होती है तो इसका 6 सीरीज दिखता है। कितना सीरीज? 6 सीरीज दिखता है। उसमें एक का नाम होता है, एक सीरीज का नाम होता है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्रीज। 6 सीरीज की बात होती है। एक नंबर नाम लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। फंड को कई जगह लोग फंड भी पढ़ते हैं, फंड एंड हम्फ्रीज। आइए आप इसको जानिए। देखो क्या है लाइमन सीरीज का मतलब समझिए। अगर स्टेटमेंट देना हो लाइमन का तो लाइमन सीरीज का मतलब होता है द डाउनवर्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डाउनवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट्स, कुछ ऊपर के ऑर्बिट से टू ग्राउंड स्टेट। मतलब लाइमन सीरीज उसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, लो मैं अपने भाषा में बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से अगर डाउनवर्ड करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वह लाइमन होगा।
क्लियर हुआ? कहीं से भी फर्स्ट में आएगा। तो अब आप समझो, यहां पे देखो ये लाइमन सीरीज है, ये फर्स्ट ऑर्बिट मैंने यहां लिखा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। अब देखो इनफिनाइट से फर्स्ट पे आएगा, यहां पे 7 से फर्स्ट पे आया, 6 से फर्स्ट पे आया, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, कहीं से अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा आप उसे लाइमन सीरीज कहेंगे। कहीं से पहला पे आएगा तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी आ जाए। मतलब लाइमन के लिए एक बात तो क्लियर है कि आना फर्स्ट ऑर्बिट, आना कहां पे? फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो लाइमन के लिए आप जानो n1 का वैल्यू, अगर हम एक बात याद रखना, n1 का वैल्यू होता है लोअर ऑर्बिट नंबर और n2 होगा हायर ऑर्बिट नंबर, ये याद रखेंगे। n1 लोअर, n2 हायर। तो लाइमन के लिए n1 जो होगा वो 1 होगा। लाइमन के लिए n1 कितना होगा? 1 होगा, और ये 1 फिक्स होगा। अगर लाइमन है तो कहीं से आना यहां पे। लेकिन अगर n2 का बात करें तो n2 का वैल्यू बहुत सारा होगा। n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनिट होगा। फिर से देखो, लाइमन कहीं से यहां पे आना है, n1 बराबर 1 होगा, n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनिट होगा। और ये लाइमन सीरीज क्लियर है? क्या हुआ लाइमन का मतलब? कहीं से इलेक्ट्रॉन का डाउनफॉल होना, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। कहीं से डाउनफॉल होना, फर्स्ट ऑर्बिट में होना, ये लाइमन सीरीज कहलाता है। यदि बामर की बात करेंगे, कहीं से डाउनफॉल करके अगर सेकेंड ऑर्बिट में आता है, मतलब इनफिनाइट से सेकेंड में आएगा, 7 से सेकेंड, 6 से सेकेंड, 5 से सेकेंड, 4 से सेकेंड, 3 से सेकेंड, अगर कहीं से डाउनफॉल करके सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो वह बामर सीरीज कहलाता है। यहां पे क्या समझे? बामर के लिए अगर n1 का वैल्यू कहे तो वो 2 होगा, जो फिक्स होगा। लिखूंगा मैं इस बात को, बामर कहीं से भी यहां पे आना है 2 होगा, लेकिन इसके n2 का वैल्यू जो होगा वो 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट होगा। अगर पास्चन की बात करें तो कहीं से अगर तीसरे ऑर्बिट में गिरता है तो पास्चन सीरीज होता है, कहीं से तीसरा में गिरेगा तो पास्चन। इसके n1 का वैल्यू 3 होगा, लेकिन इसके n2 का वैल्यू 4 से लेकर इनफिनिट होगा। ब्रैकेट के लिए अगर बात करो तो n1 का वैल्यू 4, इलेक्ट्रॉन कहीं से डाउनफॉल करके अगर चौथा ऑर्बिट में आता है तो ब्रैकेट होता है, और n2 का वैल्यू 5 से इनफिनिट होगा। उसी तरह फंड की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं से डाउनफॉल करके अगर पांचवा ऑर्बिट में आएगा तो फंड होगा, लेकिन n2 का वैल्यू कहेंगे 6, 7 होगा। हम फ्रीज के लिए अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं से डाउनफॉल करके यदि 6th ऑर्बिट में आता है तो हम फ्रीज होता है, और n2 का वैल्यू जो होगा वो 7, 8 डॉट 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 इनफिनिट होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, लाइमन में कहीं से इलेक्ट्रॉन को पहला ऑर्बिट में आना है, कहीं से आना है पहला में, यानी लाइमन के लिए n1 का वैल्यू 1 होगा, और n2 का वैल्यू 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट होगा। बामर में कहीं से आना है दूसरा में, पास्चन में कहीं से आना है तीसरा में, ब्रैकेट में कहीं से आना है चौथा में, फंड में कहीं से आना है पांचवा में, और हम फ्रीज में कहीं से आना है छठा ऑर्बिट में। अब आइए यहां पे ध्यान दीजिए, मैं जो बात लिखा हूं इसमें आपको सुनाया, इसको यहां पे राइट डाउन कर दिया हूं। गौर से देखिए, मैंने लिखा फॉर लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज है। आप देख लीजिए लाइमन को, यहां पे आ रहा है जो पहला ऑर्बिटर, कहीं भी ऊपर से कहीं भी आ रहा है उसको लाइमन नाम दिया गया। तो फॉर लाइमन सीरीज n1 बराबर 1, ये लिख दिया फिक्स है। लाइमन के लिए n1 का वैल्यू फिक्स होगा, n2 की अगर बात करें 2, 3 डॉट 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 इनफिनिट। क्लियर है? जो बात मैं बोला आपको दिख भी रहा है, ये सब लाइमन सीरीज है। आना लेकिन यहां पे है, तो n1 बराबर 1 होगा जो फिक्स होगा, n2 का वैल्यू 2, 3 डॉट 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 क्या होगा? इनफिनिट होगा। बामर सीरीज की बात करें तो बामर के लिए n1 बराबर 2 होगा। देखो n1 बराबर 2, कहीं से आना सेकंड ऑर्बिट में है तो बामर के लिए n1 बराबर 2 होगा, n2 का वैल्यू 3, 4 डॉट डॉट इनफिनिट होगा। अब तो मुझे लगता है क्लियर होगा, नाम को सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। पास्चन सीरीज के लिए n1 बराबर 3 होगा जो फिक्स होगा, और n2 का वैल्यू 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफिनिट होगा। ब्रैकेट के लिए अगर बात करेंगे n1 इक्वल टू 4 होगा, n2 का वैल्यू 5, 6, 7 डॉट डॉट इनफिनिट होगा। फंड के लिए n1 बराबर 5 होगा जो फिक्स होगा, और n2 का वैल्यू 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफिनिट होगा। हम फ्रीज के लिए अगर बात करें n1 इक्वल टू 6 होगा, और n2 का वैल्यू 7, 8 डॉट 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 क्या होगा? इनफिनिट होगा। तो ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कांसेप्ट। लेकिन इसके बेस पे कैसे आता है क्वेश्चन, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब आप एक बात सुन लीजिए। हम इसके तुरंत बाद अभी शुरू करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे आप बनाएंगे। उसमें एक अलग से इक्वेशन आपको यहां पे जानना पड़ेगा, रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आपको जानना पड़ेगा। हम क्वेश्चन पे आगे लिखो उससे पहले आपको बता दें, किसी भी सीरीज पे क्वेश्चन आएगा तो एक बात जानो, सीरीज का नाम देगा तो एक चीज क्लियर कि n1 दे दिया, सीरीज का नाम देते ही n1 दे दिया। लाइमन के लिए आप रटिए, लाइमन की फिर से बोलता हूं, लाइमन के लिए आप रटिए n1 का वैल्यू 1 होगा, बामर के लिए n1 का वैल्यू 2 होगा, पास्चन के लिए n1 का वैल्यू 3 होगा, ब्रैकेट के लिए n1 का वैल्यू 4 होगा, फंड के लिए n1 का वैल्यू 5 होगा, और हम फ्रीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होगा? हम फ्रीज के लिए n1 का वैल्यू 6 होगा। फिर से बोलूं, लाइमन के लिए अगर n1 का वैल्यू 1 है तो n2 2 से इनफिनिट होगा, बामर के n1 का वैल्यू 2 है तो
इनफाइनाइट होगा, पास्चन के लिए n1 का वैल्यू ही 3 है, अगर तीसरा नहीं आना है तो आएगा तो ऊपर से आएगा, तो चौथा से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। ब्रैकेट के लिए n1 का वैल्यू 4 होगा तो n2 का वैल्यू 5 से इनफाइनाइट होगा जी, और फंड के लिए अगर n1 का वैल्यू 5 है तो n2 का वैल्यू 6 से इनफाइनाइट है। हम फ्रीज के लिए n1 का वैल्यू 6 से तो n2 का वैल्यू 7 से इनफाइनाइट है। यानी आप क्या समझे, किसी भी सीरीज पे एक क्वेश्चन आएगा, सीरीज का नाम दे दिया तो एक वैल्यू नाम में दिया रहता है n1 का वैल्यू, और n2 के वैल्यू पे ही आपको क्वेश्चन के मोड पे डिपेंड करेगा, कभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेगा, कभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेगा, कभी लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी लेगा, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी लेगा, सबसे बड़ा एनर्जी चेंज का आपको लाइन का वेवलेंथ पूछेगा, मतलब कई तरह से आपको क्वेश्चन लाएगा जिसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रीडबर्ग इक्वेशन देकर के आपको चर्चा करते हैं कि उस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, मोड दिखाते हैं n2 का वैल्यू का, और फिर एक क्वेश्चन, एक नहीं कई क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। एक होगा कैलकुलेटिंग सेक्शन और दूसरा लेंगे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछेगा। स्पेक्ट्रल लाइन का कैलकुलेशन पूछा जाता है, दो कंडीशन में उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको अभी मैंने स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट दिया जो आपके सामने आपके दिमाग पे होना भी चाहिए कि लाइमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट फंड और हम्फ्री सीरीज के लिए सबका अपना अपना n1 का वैल्यू फिक्स है, n2 का वैल्यू जो n1 है उससे ऊपर का वैल्यू क्या है, n2 है। आइए हम यहां पे n2 के वैल्यू के लिए कुछ कंसेप्ट देते हैं जो क्वेश्चन का मोड होता है, और उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन के कैलकुलेशन को भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। आइए अब आपको क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम के बेस पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे आता है क्वेश्चन उसको दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए एक इक्वेशन आपको दिमाग पे सेट करना पड़ेगा जो आपने पढ़ा है उसके लिए, और उसमें n2 का वैल्यू आपने देखा कि n1 का वैल्यू सभी सीरीज का फिक्स है, n2 का वैल्यू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वैरी करेगा। तो नॉर्मली जितने तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा हम सबका n2 का वैल्यू अलग से आपको समझा देते हैं ताकि क्वेश्चन में आपको क्लियर है कि इसका n2 का वैल्यू इतना होगा। लेकिन उसको देखने से पहले आप एक इक्वेशन देखिए 1 बाय लैम्डा, जहां पे लैम्डा वेवलेंथ है, rx दिस इज रीडबर्ग कांस्टेंट, z स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, दिस इज रीडबर्ग इक्वेशन। कोई पूछे इसका नाम तो ये रीडबर्ग इक्वेशन है जहां पे n1 लोअर ऑर्बिट नंबर है, ये हायर ऑर्बिट नंबर है। चलिए लैम्डा वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, RH रीडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू देखो ये cm इनवर्स में मैंने लिखा है, अगर मीटर इनवर्स करेंगे तो ये वैल्यू बदलेगा, तो 1.09 10 का पावर 5 cm इनवर्स, z एटॉमिक नंबर है, और अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यूज करोगे तो यहां पे ये 1 हो जाएगा, यानी यहां पे इतना आप लिख सकते हैं। लेकिन ये इस चीज को He प्लस के लिए भी चर्चा हो सकता है, जब He प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, Li प्लस प्लस के लिए काम करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। चलिए n1 लोअर ऑर्बिट नंबर, n2 हायर ऑर्बिट नंबर, ये तो क्लियर है, लोअर ऑर्बिट नंबर हायर ऑर्बिट नंबर ये एटॉमिक नंबर है। लेकिन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है रीडबर्ग कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट का वैल्यू आपके पास इतना है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। अगर लैम्डा निकल जाएगा तो 1 बाय लैम्डा जो होता है ये वेव नंबर भी आपसे कभी पूछा जाएगा। देखो आप अभी 1 बाय लैम्डा निकालेंगे, वेवलेंथ पूछा जाएगा तो लैम्डा निकलेगा, लेकिन अगर वेव नंबर पूछा जाए तो ये ओवरऑल यही क्या होगा, वेव नंबर होगा 1 बाय लैम्डा, और न्यू बराबर होता है c बाय लैम्डा। यानी अगर आप लैम्डा निकाल लेंगे या 1 बाय लैम्डा, यानी आप न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर लिख सकते हो c गुना 1 बाय लैम्डा। यानी आप इस वैल्यू को अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी निकलेगा। तो ये तो आपका होगा। अब आइए देखो ये कांस्टेंट, अब देखिए कितना आसान है, ये कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेट, ये भी कांस्टेंट, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम प्लस प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम प्लस प्लस के लिए कितना होगा 3, लोअर ऑर्बिट नंबर ये हायर। किसी भी सीरीज के लिए फिक्स होता है, ये वैल्यू बदलता है। तो आइए अब जानते हैं, अब यहाँ पे जो मैं चर्चा करूंगा वो एनर्जी वाला बात का यूज पड़ेगा जो आपने पीछे एनर्जी के लेक्चर में पढ़ा है। अगर कोई स्टूडेंट मेरा ये पहला लेक्चर देख रहे हैं स्पेक्ट्रम का, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर से जरूर एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देख के देखिए और मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप में एक बड़ा सा चेंज जरूर आ रहा होगा कि अब आपको लग रहा होगा कि मॉडर्न फिजिक्स का भी आपसे क्वेश्चन, केमिस्ट्री के द्वारा ही हम जो काम कर रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, केमिस्ट्री साइड में भी बनेगा। कहते हैं फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए सीरीज, कोई भी सीरीज रहे, किसी भी, जैसे लाइमन रहे, कोई पूछेगा आपसे कि लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल, तो देखो लाइमन दिया, ये 1 दिया, लाइमन के लिए रटवाया हुआ, अब बाकी सब पता है, और आपको लैम्डा कहेगा लॉन्गेस्ट लैम्डा निकालो, तो लाइमन का लॉन्गेस्ट लैम्डा के लिए जो n2 का वैल्यू होगा वो n1 प्लस 1, n1 प्लस 1, और लाइमन अगर है तो n1 1 है, यदि लाइमन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दूसरा ऑर्बिट है।
और फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो कोई भी सीरीज होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इंटरनेट। कई बार बच्चा बोलता ऊपर ऊपर जब सोचोगे तो कहेगा सर आपने कहा कि जस्ट अगला ऑर्बिट से आएगा तो वो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और इनफिनाइट से जो आएगा वो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जी हो गया, सबसे दूर से आ रहा है तो वो सबसे छोटा है, नजदीक से आ रहा है वो बड़ा है। ये लाइन को मत देखिए आप कहां से आ रहा है, वेवलेंथ। वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ ये एक वेव है और ये एक वेव है, तो ये लेंथ होता है, यहां ये लेंथ, इस वेव का लेंथ बड़ा है, ये लेंथ क्या है, छोटा है। तो आपने कल पढ़ा था कि किसी एक ऑर्बिट का जो सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस होता है वो इनफिनाइट के साथ होता है। सबसे बड़ा डेल्टा ई क्या होता है, इनफिनाइट के साथ होता है। तो जब सबसे बड़ा डेल्टा ई होगा, डेल्टा ई बराबर है सी बाय लैम्डा, लैम्डा और डेल्टा ई जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो सबसे बड़ा डेल्टा ई होगा, यानी सबसे छोटा क्या होगा, लैम्डा होगा। शॉर्टेस्ट के लिए n2 बराबर इनफिनाइट और लॉन्गेस्ट के लिए लैम्डा क्या होगा, n1 + 1। अगर बामर सीरीज दे दे, बामर, तो बामर में फिक्स है n1 बराबर 2 और बामर का लॉन्गेस्ट लैम्डा पूछेगा तो n2 बराबर 2 + 1। अगर पास्चन का लॉन्गेस्ट लैम्डा दे दे तो पास्चन में आपने पढ़ा है n1 बराबर 3 होगा और लॉन्गेस्ट लैम्डा 3 + 1 क्या होगा, 4। क्लियर है। शॉर्टेस्ट के लिए कोई भी सीरीज के लिए क्या होगा, n2 का वैल्यू इनफिनाइट होगा। फॉर लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी डेल्टा ई बड़ा तो फ्रीक्वेंसी बड़ा, तो n2 बराबर इनफिनाइट। ऐसे भी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में भी इनवर्स रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट के लिए n2 बराबर इनफिनाइट और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए जो n2 का वैल्यू होगा n1 + 1 होगा। nth लाइन का मतलब ये देगा, कहेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन के लिए n1 बराबर 1 और उसका पहला लाइन दूसरा से आएगा, तो मैंने लिखा है फॉर nth लाइन n2 बराबर n1 + nth। अब देखो कहेगा बामर का थर्ड लाइन, सुनिए गौर से, बामर, तो बामर में पहले n1 2 रख और उसका तीसरा लाइन, तो भाई बामर में तो 2 में आ रहा है तो तीसरा से पहला लाइन आ रहा है, चौथा से दूसरा लाइन आएगा, पांचवा से तीसरा लाइन होगा, तो थर्ड लाइन पहुंचा था 2 + 3 बराबर 5। बात समझ गए। nth लाइन ऑफ ए सीरीज, तो n1 और प्लस nth, कहते हैं फॉर हाईएस्ट एनर्जी चेंज, कहेगा लैम्डा निकालो सबसे बड़ा एनर्जी चेंज का, किसी भी सीरीज का सबसे बड़ा एनर्जी चेंज जो होगा वो n2 का वैल्यू इनफिनाइट होगा। शॉर्टेस्ट एनर्जी चेंज n2 बराबर n1 + 1 होगा। देखो ये नॉर्मली आपके मेडिकल साइड में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं लिखा हूं, अगर कहीं अल्फा लाइन की बात करें, अल्फा लाइन, किसी सीरीज का अल्फा लाइन, तो उस सीरीज का n1 और +1। अल्फा लाइन मतलब जस्ट अगला लाइन होता है, बीटा लाइन मतलब n1 + 2, गामा लाइन मतलब n1 + 3 होता है। और ये आपका था n2 का वैल्यू, एक बार गौर से देख लीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है। हम इसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले लेके आते हैं, आपको कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देंगे, और मुझे लगता है आप सिर्फ कैलकुलेशन है बड़े क्वेश्चन पे देख लीजिए। हम आपसे आप कोई भी क्वेश्चन में n2 जो आप फंस रहे होंगे, पहले n2 क्लियर नहीं होता होगा, अब हर क्वेश्चन का ये मैंने डाटा आपके सामने रख दिया है, अब आप पुट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपसे कुछ क्वेश्चन लेता हूं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट कराता हूं। टॉपिक देते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। आइए अब आपको क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन का कैलकुलेशन कराते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा। आइए 2 केस में मैं स्पेक्ट्रल लाइन आपके सामने रखा हूं, फॉर्मूला से रखिएगा, यानी तो मैं अभी ट्रिक दूंगा उससे याद रखिएगा। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो आपने देखा कि सब लाइन होता है उसका नंबर कैलकुलेट करना रहता है। एक टाइप दिया मैं, केस लेंगे फर्स्ट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, यानी ग्राउंड स्टेट, यानी अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन गिर के पहला ऑर्बिट में आता है, जैसे 5वां से पहला में आ जाए, 6ठा से पहला, 7वां से पहला, मेरा कंडीशन है कहीं से गिर के फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, और आपसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछे, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना n × n - 1 प्लस n × n-1/2। कहोगे ये n क्या है, तो यही nth ऑर्बिट, जैसे कह दे कि 5th ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, 5th टू फर्स्ट, तो 5 × 5 - 1, तो 4, 5 × 4 20/2, तो 10 लाइन। कह देगा 6 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहां पे 6 लेंगे, यहां पे 6 - 1 5 हो जाएगा, तो 6 × 5 30/2 15 है। कहेगा थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, यहां 3 है, यहां पे 3 - 2, तो कितना होगा, 3 - 1 तो 2 होगा, और यहां 6/2 तो 3 लाइन। अगर कह दे कि 10वां ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट, सुनो ये 10, यहां 9, 90/2 45 लाइन।
लेकिन कई बार आपको लग रहा होगा सर ये कैसे हो गया। मैंने अभी कहा कि फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, पांचवा से पहला। तो जब पांचवा से पहला ऑर्बिट में आया तो 10 लाइन, क्यों? तो 5, ये 5 - 1 4, 5 × 4 20/2 = 10। तो ये 10 लाइन। देखिएगा वो सर 5 फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में तो 4 लाइन मिलेगा, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं जो फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको कंसेप्ट पे दिखाता हूं। लो ये फर्स्ट, ये 5 है ना। आपने कहा कि पांचवा से पहला पे, देखो पांचवा से 1 2 3 4, ठीक है सर। ये पांचवा से पहला पे, चौथा से पहला पे। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे जैसे मैं अच्छा समझाता हूं। आपने कहा पांचवा से फर्स्ट पे आया, तो जब पांचवा से फर्स्ट पे आया तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, एक लाइन। पांचवा से दूसरा पे आ सकता है, पांचवा से तीसरा पे, पांचवा से चौथा। कितना लाइन दिख रहा है बताओ? कितना लाइन दिखा? 4। लेकिन अब बताओ जो चौथा में है वो चौथा भी यहां आएगा, ये भी यहां आएगा, ये भी चौथा से पहला में आएगा, चौथा से दूसरा में आएगा, चौथा से तीसरा में आएगा। देखो तो देखो यहां पे 4, यहां पे 3। अब बताओ जो चौथा में आपने यहां तीसरा में आया तो तीसरा से भी पहला पे आएगा, तीसरा से भी दूसरा पे आएगा, और जो दूसरा पे आ गया वो यहां आएगा। अब देखो यहां पे 4 3 7 2 9 1 10 ऐसे ही। देखो पांचवा से पहला पे, ठीक है, पांचवा से पहला पे आया तो भाई पांचवा से दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे। जो चौथा पे रह गया फिर वो पहला पे, दूसरा पे, तीसरा पे, तो तीसरा पे आया, तीसरा से पहला पे, दूसरा पे, और जो दूसरा से आया पहला। ये है लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये तब लगेगा जब कहां से कहां, कहीं से भी फर्स्ट ऑर्बिट आएगा। अगर छठा से पहला कह दे तो 6 × 5/2, ठीक है 50। अगर कह दे सातवां से पहला कर दे तो 7 × 6, ठीक है 42/2 यानी 21 लाइन। बहुत सिंपल, आप ऐसे मौखिक याद रख लीजिए। और कंसेप्ट आपके सामने कि कैसे हुआ कि पांचवा से पहला पे आया तो 4 लाइन, लेकिन जब चौथा पे रहा तो वो भी आएगा, तो पहले 3 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 1 लाइन। अभी आपको एक और ट्रिक मैं देने वाला हूं, आप देखो वो ट्रिक दोनों पे लागू होगा, इसलिए उसको बाद में देते, लेकिन ये आपको क्लियर है। अब आइए एक फॉर्मूला है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n2 to n1। अब अगर ये अभी यहां पे ये जो कहीं से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा था, अगर ये n1 का वैल्यू मान लो 2 3 4 है, कह देगा 8वां से चौथा पे, 9वां से तीसरा पे। मतलब n1 का वैल्यू अगर 1 नहीं है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा n2 - n1 into n2 - n1 + 1/2। देख लीजिए, अगर कह दे 8वां से 5वां पे, 8 से 5, तो देखो 8 - 5, तो 8 - 5, ठीक है, तो 8 - 5 हो गया 3, फिर 8 - 5 + 1 ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, 8 - 5 तो 3 होगा, फिर +1 तो 4 हो गया, ये 4 और 3 12/2 यानी कितना हो जाएगा 6। क्लियर है? यानी ये फॉर्मूला तब लगाना जब n1 का वैल्यू 1 से बड़ा। क्लियर है? तो 8वां से 5वां पे आएगा तो कितना लाइन होगा 6 लाइन इस फॉर्मूला पे आया, या कहीं से 9वां पे चौथा पे दे दे, 10वां से तीसरा पे दे दे, कहीं से लग जाएगा। लेकिन अब आप ये लगाना तब जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, ये लगाना तब जब n2 से n1, लेकिन n1 का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। लेकिन ये सबको अगर मान लेते आपके पास फॉर्मूला भूला गया, आपको फॉर्मूला नहीं याद, तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिया जो आपके सामने है। आपने कहा पांचवा से पहला, गौर से देखिए 5 to 1, तो आपके दिमाग में तो सिर्फ है कि 5 to 1 आएगा तो 4 लाएगा, तो आप 4 जो है अब इसके अंदर के, इसके नीचे के सब इंटीजर को जोड़ दीजिए, यानी 4 3 2 + 1 और इज इक्वल टू कितना होगा 10। देख लो हो गया। अगर कह दे कि मान लो 6 to 1 आ रहा है, 6 to 1, तो 6 to 1 आएगा तो आपको मालूम है कि 5 लाइन होगा, तो आप 5 लोगे, कंसेप्ट 5 नहीं है। देखो यहां पे 6 × 5 30/2 59 होगा, तो कैसे यहां 5 + 4 + 3 + 2 + 1 जोड़िए, 5 और 4 9 9 और 3 12 2 14 और 1 15। अब अगर मान लो इस पे आ जाए, वहीं से वो वही लगे। अगर कह दे 8वां से 5वां पे, तो आप 8 to 5 है, तो आप कहोगे 8 से 5 पे 3 लाइन होगा, तो 3 + 2 + 1 यानी कितना लाइन होगा 6। अगर कह दे क्वेश्चन में कि 10वां से लेकर के तीसरा 10 से,
तो 10 से 3 में आपको 7 लाइन मिलेगा, 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 प्लस कितना 1, और ये आपका आंसर। क्लियर है? आप फॉर्मूला पे जानिए, आप ऐसे जानिए, लेकिन जैसे भी जानिए आपको नीट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और वो भी सही सही सॉल्व करना है। ये था हाइडन स्पेक्ट्रम। अब आपको मैं एक सेक्शन में इसकी कैलकुलेशन को चर्चा करूंगा। इसमें आपने कंसेप्ट लिया स्पेक्ट्रम का, सबका N1 के बारे में जाना, N2 किस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपने जाना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को आपने देखा है। उसके बाद कुछ और टर्म मैं बोल के सुना देता हूं, आप याद रख लेना। लाइमन सीरीज इज अल्ट्रा वायलेट, याद रखेंगे, लाइमन इज अल्ट्रा वायलेट यूवी, बामर इज विजिबल, ओनली बामर सीरीज इज विजिबल सीरीज। आप जानेंगे कई बार ऑब्जेक्टिव आया है, सिर्फ बामर सीरीज क्या होता है, विजिबल होता है। लाइमन अल्ट्रा वायलेट, पास्टन ब्रैकेट को कहा गया है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। फंडर हम्फ्री को फार इंफ्रारेड कहा गया है। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव, लाइमन अल्ट्रा वायलेट, बामर इज विजिबल, पास्टन ब्रैकेट इंफ्रारेड, फंडर हम्फ्री जो होता है वो फार इंफ्रारेड, और दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आगे की चर्चा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर पे करेंगे हम लोग, जिसका नाम होगा डी ब्रॉगली इक्वेशन, दिखेगा उसमें इलेक्ट्रॉन के अब वेव नेचर की भी चर्चा होगा। तो आगे के लेक्चर में आपको हम दिखाएंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। और फिर आगे जो केमिस्ट्री में ज्यादा काम आएगा, क्वांटम नंबर्स। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।